ओम शांति। वेलकम है आप सबका। चलिए, तो आज हम जो बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। जो हमने कल सेशन किया है उसी सेशन को आज हमें स्ट्रेंथन करना है, मजबूती देनी है। उन्हीं तीनों चीजों को हमें और गहराई से समझना है। और सबसे पहला विश्वास मैं आपको एक बात का देना चाहता हूं, ये सिर्फ आपके अपनी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करेगा कि आप अपने परिवर्तन को आसान मानते हैं या अपने परिवर्तन को आप मुश्किल मानते हैं। आपके प्रयास इसी बात पर निर्भर करेंगे कि सबसे पहले आप क्या मानते हैं, क्या मानते हैं। तीनों का स्ट्रेंथ कैसे करके बढ़ती है और ये तीनों कैसे वर्किंग में, है ना, एक रिदम सेट करते हैं, वो हमें बहुत गहराई से समझ में आना चाहिए। जब इन तीनों की वर्किंग हमें गहराई समझ में आ जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूं, आत्मिक स्थिति बनाना आप सबको बहुत आसान लगेगा। इवन देन सारा दिन आपको अपनी आत्मिक स्थिति में रहना आसान लगेगा। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट से बात करूंगा कि किस तरीके से चीजें चलती है। जैसे हमने कल शुरुआत करी थी, मैं थोड़ा सा वहां से एक चीज को फिर वापस लेके चलता हूं। इन बातों को आपको रियलाइज करते जाना है साथ साथ। देखिए, हम सभी इस बात को अच्छे प्रकार से आप सिद्धांतों के रूप में लिखते हैं ना, सीक्वेंस सोचना आप लाइफ का। सीक्वेंस ये कहता है कि आप जिस भी चीज को अनेकों बार रिपीट करते हैं फोकस के साथ, वो चीज आपकी शक्तिशाली भी हो जाती है और ऑटो पायलट भी। हाँ या ना? कोई भी चीज जो भी आज आपको आता है वो आपने बार बार रिपीट किया है, हाँ या ना? तभी आपको आया है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। कुछ भी, जो भी कुछ आपको आ जाता है ना, यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आपने उसको बार बार रिपीट किया है, उस पर अपनी एनर्जी लगाई है, उस पर अपना फोकस लगाया है और वो चीज आपकी स्किल बनी है। सिद्धांत को समझना है। इसका मतलब रिपीटेशन इज ओनली वे टू सक्सीड। रिपीटेशन, अगर हम रिपीट करते किसी भी चीज को, जो भी आपको सीखनी होती है, जब आप उसे, अब मैं यहाँ पे आपको वही चीज लेकर के एग्जाम्पल के माध्यम से चलना शुरू करूंगा ताकि आपको एहसास हो सके कि यस, हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं। दो बातें आपको लिखनी है आज, क्योंकि हमने कल जो डायग्राम बनाया था फिर से उसको हमें ध्यान देना है। जो हमने कल माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कारों का हमने डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने इस वाले पोर्शन को, जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हमने लिखा था कॉन्शियसनेस, है ना। ये तीनों को मिला के कॉन्शियसनेस बनती है। चेतना जो है वो इन तीनों की वजह से है। तीनों में से अगर एक का भी रोल नहीं है तो उसको कंप्लीट चैतन्य नहीं कहेंगे। जैसे कोई इंसान है, उसका माइंड कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, संस्कार कुछ और करने के लिए, तो क्या कहेंगे उसको? भाई आदमी चैतन्य नहीं है, ये जैसे कि सोया हुआ है, ये दिन में भी ना जैसे नींद में है, ये जागा हुआ नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना उसको। सो कॉन्शियसनेस मतलब चैतन्यता आपके अंदर कितनी है, तो ये समझने की चीज है। और यहाँ पे हमारा माइंड है, ये हमारा इंटेलेक्ट है, संस्कार है। कल हमने इस बात को समझा था कि ये सब एक दूसरे कनेक्टेड है, एक दूसरे के रोल को पूरा करने में काम कर रहे होते हैं। और कल हमने इस बात को भी समझा था कि केवल इंटेलेक्ट ही एक ऐसी चीज है जो शायद क्या मतलब, जो मेन रूप से इन दोनों को ठीक कर सकती है। लेकिन इसमें एक खास बात है, ध्यान से समझना। अगर आई कमजोर पड़ गया आपका, है ना, अगर आई आपका कमजोर हो गया और संस्कार ग्रेटर हो गया, ये मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूं, ये इधर का साइन जो है छोटे के लिए है, मतलब आई हमारा छोटा हो गया या ऐसा कह लो कमजोर हो गया। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मतलब आपकी बुद्धि कमजोर हो गई, छोटी हो गई, और आपके संस्कार जो है वो ग्रेटर हो गए, भारी हो गए। अब ये एक केस में तो अच्छा है, एक केस में तो बहुत अच्छा है। कब? जब संस्कार अच्छे हों।
अगर संस्कार अच्छे हैं और संस्कार मजबूत है मेरे पास में, तब तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, इसमें तो दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर मेरी बुद्धि थोड़ी कम भी हो तो चलेगी अगर संस्कार अच्छे हैं। लेकिन अगर ये संस्कार, पहला केस, इस केस में तो राइट है जिंदगी, लेकिन अगर संस्कार बुरे वाले हो गए, ये बुरे वाले संस्कार आ गए, तब खतरा है। अब मतलब बुद्धि भी छोटी हो गई और संस्कार भी खराब हो गए, डेडली कॉम्बिनेशन। ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपके लिए कि अब आपकी पूरी जिंदगी दुखों में ही बीतेगी, दुखदाई जीवन इसे कहेंगे। लेकिन आज आपको एक खुशखबरी की बात सुनाता हूं, यही सबसे कमाल की बात है कि जो आप, हमारा जो भगवान ने हमें इंटेलेक्ट दिया है, इसकी एक खूबसूरत बात है, ये संस्कारों को भी बदलने का दम रखती है और ये माइंड की इच्छाओं को भी बदलने का दम रखती है। मतलब समझना है आपको, ये लिख लो अपने पास में सिद्धांत, इसीलिए बुद्धि बल कहा गया है, बुद्धि बल, है ना। दिखाते ना शास्त्रों में हमारे, ये तीन चीजों का बड़ा गायन है, बल, बुद्धि एंड विद्या। कहते हैं ये तीन चीज अगर हो तो फिर इंसान कहीं मात नहीं खाएगा, हाँ या ना, है ना। बल, बुद्धि और विद्या, तीनों चीजें हो तो इंसान कभी मात नहीं खाएगा। और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि है, ध्यान देखना, बुद्धि है तो आप बल भी जमा कर सकते हो और बुद्धि है तो आप विद्या भी सीख सकते हो। समझिएगा, मैं एक एक चीज ना बिल्कुल डिटेल में और स्लो मुझसे बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको जीवन चरित्र सामने स्पष्ट हो जाए, कहां ध्यान लगाना है ना। हम लगे रहते हैं मैं बल कैसे इकट्ठा करूं, मैं ज्यादा विद्या कैसे इकट्ठा करूं। भाई तू बुद्धि को ठीक कर, ये सब तेरे पास अपने आप चल के आएंगे। बुद्धि एक इतनी कमाल की चीज भगवान ने हमें दी है, अगर ये बस एक बार सही दिशा में आ जाए तो फिर धरती का सब कुछ आपके चरणों में आ जाएगा, आप जो चाहो सो कर सकते हो। और इस बुद्धि के भी मैंने आपको 4 पार्ट बताए हुए हैं, चारों पार्ट इसके इंप्रूव होने जरूरी है ना। वो 4 पार्ट कौन कौन से हमने इस बुद्धि के बताए हैं? रैशनल बुद्धि, है ना, रैशनल बुद्धि, इमोशनल बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, है ना। इसके बाद इंट्यूटिव बुद्धि, इंट्यूटिव बुद्धि और स्पिरिचुअल बुद्धि। हिंदी में रैशनल मतलब मैं वैसे तो नहीं जानता है क्या कहेंगे इसको। रैशनल मतलब होता है कि जो भी चीज हमें सीखने के लिए कॉन्शियसली जो हमें सीखनी पड़ती है, मतलब मेहनत ज्यादा प्राप्ति कम। जितने भी सब्जेक्ट आप लर्न करते हो, सब्जेक्टिव माइंड कहते हैं बेसिकली इसको, जो सब्जेक्टिव लर्निंग के लिए हमें जरूरत पड़ता है उसे रैशनल कहते हैं, है ना, रैशनलाइज चीजों के लिए। इमोशनल की बात करूं तो भावनात्मक मन, है ना, भावनात्मक बुद्धि जो आपकी होती है, यानी भावों की समझ, भावनाएं मुझे बहा के ले जा रही हैं या भावनाएं मेरे नियंत्रण में चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इंट्यूटिव माइंड दुनिया का सबसे शक्तिशाली मन होता है ये, इसी को हम मेडिटेशन की मदद से बाहर लेकर के आते हैं। इसकी खास बात ये होती है मेहनत कम और प्राप्ति अनलिमिटेड, प्राप्ति अनलिमिटेड, ये खास बात होती है इसकी। और इसको जागृत करने के लिए क्योंकि ये कब काम करता है, ये काम करता है पीसफुल माइंड के साथ। अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है तो कभी भी आपका इंट्यूटिव माइंड नहीं जागेगा, शांत मन से होता है। अब शांत मन आपका कहां कहां होता है? शांत मन जैसे मैंने आपको बताया, सोते समय शांत हो जाता है मन, है ना, खासकर हम नहा रहे हो तो हमारा मन शांत हो जाता है। या द बेस्ट वे टू मेक योर माइंड पीसफुल, दुनिया का सबसे अच्छा रास्ता अपने दिमाग को शांत करने का, वो क्या कहलाता है आपका? मेडिटेशन। बट मेडिटेशन की भी सही समझ होनी चाहिए कि मेडिटेशन क्या चीज होती है, वो ही मैं आप समझाऊंगा। मेडिटेशन का मतलब ही होता है साइलेंसिंग योर माइंड बाय क्रिएटिंग क्रिएटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, पावरफुल थॉट्स, काउंसलिंग द माइंड, अपने मन की खुद काउंसलिंग करके
है ना, जो चीज तैयार की जाती है वो मेडिटेशन होता है। इसलिए मेडिटेशन का एक डेफिनेशन ये भी होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट एंड एम्पावरिंग योर थॉट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वही मेडिटेशन है। लोग हमें बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं, बिठाते रहते हैं, चैंटिंग कराते रहते हैं, कुछ कुछ कराते हैं, सोचते हैं वो मेडिटेशन है। वो मेडिटेशन की बहुत ही बेसिक सी स्टेजेस हैं, लेकिन मेडिटेशन की कंप्लीट स्टेज है व्हेन यू गेट कंट्रोल ओवर यू, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप अपनी सभी कर्मेंद्रियों और सभी ज्ञानेंद्रियों के राजा बन जाएं। मेडिटेशन वो शक्ति होती है जो आपका आपके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण लाने में मदद करती है। जैसे एक व्यक्ति जिम जाकर अपने शरीर को ताकतवर बना लेता है कि वो किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बीमारी से, किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हो जाता है शारीरिक रूप से, उसी प्रकार से मेडिटेशन मन की वो एक्सरसाइज है जो मन को हर एक अनवांटेड सिचुएशन को झेलने के लिए, हर एक इमोशंस को समझने के लिए, टॉलरेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज होती है। गॉट इट? सब क्लियर हो रही है मेरी बातें? हाँ, क्लियर हो रही है ना? ओके, ग्रेट। सो हमें यहां पे समझना होगा इन चार, तो इसीलिए मेरे को बुद्धि पर ही काम करना है। इसीलिए बात भी जो कहा जाता है मेडिटेशन का एक नाम बुद्धि योग भी होता है। मुझे बुद्धि का योग लगाना है ना? और योग एक ऐसी चीज साथ में लगाना है जहां से, अब मैं साइंस में जाता हूं थोड़ा सा, देखो आप, किन दो चीजों की कनेक्टिविटी की जाती है हमेशा। अगर मेरे पास ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, अर्थात जो लोग साइंस के होंगे वो समझ जाएंगे, जो साइंस के नहीं होंगे वो भी समझ जाएंगे। सपोज करो आपके पास ये दो रॉड हैं, है ना, ये दो रॉड हैं, एक रॉड ये हो गई आपके पास, एक रॉड ये हो गई, है ना? इसमें क्या है कि ये रॉड का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये वाली रॉड जो है वो आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो अगर आप इन दोनों को आपस में टच कर दोगे, अगर आपने इन दोनों को आपस में टच कर दिया तो होगा क्या, टेम्परेचर जो होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर चलना शुरू कर देगा। समझिएगा हमेशा, यानी क्या बताना चाहता हूं मैं आपको कि शक्ति जो होती है हमेशा हमेशा किससे चलती है? ज्यादा से कम की ओर, ज्यादा से कम की ओर। जैसे चार्जिंग की बात है, अगर एक बैटरी डिस्चार्ज है उसी को तो आप चार्ज करोगे, आप चार्ज बैटरी को चार्ज कर सकते हो। अगर एक बैटरी 100% चार्ज हो गई, कोई चार्ज कर सकता है फिर भी फोन की बैटरी को, है ना? तो आप क्या करोगे? अनचार्ज से चार्ज क्यों जाएगा? ऐसी मैग्नेटिज्म की बात होती है, चुंबकत्व की बात होती है। मान लिया एक चुंबक है आपके पास में, ये आपके पास में एक चुंबक है और ये आपके पास में सिंपल एक लोहा है। अगर इस लोहे को आप इसके पास ले आओ और इससे रगड़ना शुरू कर दो तो इससे चुंबकत्व इस लोहे में भी पैदा हो जाता है, मतलब इससे इसकी चुंबकीय शक्ति इसमें चली जाती है। मतलब ये है कि जिसके पास कुछ है वही कुछ दे सकता है। कहने का मतलब ये हो गया, दाता जो होगा वो वही हो सकता है जिसके पास कुछ है देने के लिए। जिसके पास नहीं है वो क्या हमें कुछ दे सकता है? समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप समझ रहे हो? तो मेडिटेशन का मतलब ही क्या चीज होती है कि अपने आप को कनेक्ट करना है मुझे हायर सोर्स से, जो मुझसे हायर सोर्स है। अब जब मैं हायर सोर्स से कनेक्ट करता हूं तो उसकी संगत से उसकी हायर वैल्यूज मेरे अंदर ट्रांसफर करनी शुरू कर जाती है। इसीलिए संगत की बात कही गई है, जैसा संग वैसे रंग की बात कही गई है। मतलब अगर आप हायर सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो तो वो हायर सोर्स की ऊर्जा आपके अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, नियम ये कहता है साइंस का भी कि ऊर्जाएं तब तक ट्रांसफर होती हैं जब तक समान ना हो जाएं। माना यहां से जब तक ये ऊर्जा इसकी भी वैसी नहीं हो जाएगी, जैसे इन दोनों एंड की ऊर्जा समान हो जाएगी, ऊर्जा ट्रांसफर होनी बंद हो जाएगी। लेकिन एक खास बात और बताना चाहता हूं मैं आपको डिटेल में। साइंस की दुनिया में जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो वो अपनी शक्ति वातावरण में खोती जाती है। माना ऐसा कभी नहीं होता कि जब ये वाली ऊर्जा इस वाली, अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पे भी 100 डिग्री ट्रांसफर कर सके। ट्रांसफर करते करते कुछ बीच में ही नष्ट हो जाएगी। लास्ट में जब दोनों की देखोगे तो यहाँ पे 70-70 रह जाएगी दोनों पर।
या 80-80 रह जाएगी दोनों पर, ऐसे ट्रांसफर होती है वातावरण में। परंतु परमात्मा के केस में क्या होता है, वो एक ऐसा सोर्स होता है गॉड कि जो इनफाइनाइट सोर्स है। अब इनफाइनाइट में से चाहे तुम 10 कम कर लो, 20 कम कर लो, 50 कम कर लो, 70 कम कर लो, 100 कम कर लो, इनफाइनाइट माइनस 10 भी इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट माइनस 100 भी इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट माइनस कुछ भी कर लो इनफाइनाइट ही रहेगा। हाँ या ना? जो थोड़ा बहुत गणित समझते हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं आपको ना हर लैंग्वेज में समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं ताकि आप पूरे जीवन को एक सिद्धांत के रूप में समझ सकें और आप ये समझ सकें कि आप सब कुछ करने में सक्षम। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको? अगर किसी को क्लियर नहीं हुई है यहां तक की बात तो मुझसे सवाल के रूप में पूछ सकते हैं आप। आई एम रेडी टू, है ना, मैं उसे बताने के लिए तैयार हूं, अपना हाथ उठाकर कोई भी पूछना चाहे तो। और समझ आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है ये। चलिए आगे बढ़े, आगे चले। ओके, तो इस प्रकार से यहां पे हम समझ। अब सवाल ये आता है कि मुझे अपने अगर बुद्धि को पावरफुल बनाना है तो इसका मतलब मुझे यूटिलाइजेशन ऑफ बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका यूज बढ़ाना पड़ेगा। इन ऑर्गन्स की खास बात ये होती है, किसी भी ऑर्गन की, इवन देन बॉडी के ऑर्गन्स को भी यही तरीका होता है कि जितना आप उसको यूज करते हो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप लिख लीजिए इस बात को, अनयूज्ड ऑर्गन्स लूजेस द स्ट्रेंथ। फिर चाहे वो आपके सूक्ष्म ऑर्गन हो, चाहे वो आपके स्थूल ऑर्गन हो, हर ऑर्गन अगर अनयूज्ड रह जाएगा वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यूज होना उनका बहुत जरूरी है। हम इस बात को गहराई से अंडरस्टैंड कर लें। चाहे वो मन है, चाहे वो बुद्धि है, चाहे वो संस्कार है, इन सब का यूटिलाइजेशन मस्ट है। अच्छा, अब एक और खास बात है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, वो रिलैक्सेशन टेक्निक को ही मेडिटेशन मान बैठते हैं। थोड़ा शांत हो जाएंगे, प्रकृति के किनारे चले जाएंगे, ब्रीदिंग सिस्टम कर लेंगे और वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, शांत उनका मन थोड़ा हो जाएगा, कोई चैंटिंग कर लेंगे, मंत्र कर लेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेंगे और वो थोड़ा अच्छा फील कर ले जाएंगे तो लगेगा हमने मेडिटेशन किया। क्या पहचान है कि उन्होंने मेडिटेशन किया या रिलैक्सेशन टेक्निक? लिख लीजिए आप इस बात को भी बताने के लिए। रिलैक्सेशन टेक्निक आपको हर बार उतनी ही करनी पड़ेगी तभी वो महसूसता देगी रिलैक्स होने के लिए। बट मेडिटेशन जब एक बार सही प्रकार से आपको करना आ जाता है तो उससे आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंटली आपके संस्कारों में बस जाता है, रजिस्ट कर जाता है। रिलैक्सेशन टेक्निक एक स्किल टाइप से होती है। उस स्किल को अगर हम चाहें, है ना, तो वो बार बार ही करनी पड़ती है और ये जरूरी नहीं है। उसमें खास बात, एक कमजोरी और भी होती है, जरूरी नहीं है। क्यों? होता क्या है, सिचुएशंस के स्टैंडर्ड बढ़ते हैं हमेशा। तो अगर मेरी इतनी रिलैक्सेशन टेक्निक से मुझे अब आराम आ गया है, जैसे देखो मसाज लेने जो लोग जाते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि उनको एक ही इंटेंसिटी की मसाज पे आराम आता रहे। एक इंटेंसिटी पे मसाज पे आज आराम आ रहा होगा, हो सकता है कल को पेन की स्थिति बढ़ेगी तो इंटेंसिटी उसकी उनको बढ़ानी पड़ती है। इसी प्रकार से लेकिन मेडिटेशन की एक खास बात क्या होती है कि मेडिटेशन अगर एक बार योग से याद में बदल गया, शुरू में जब आप मेडिटेशन को स्टार्ट करते हो तो लिख लीजिए उसे कहते हैं योग, योग। लेकिन जब योग को आप बार बार रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, तो एक स्थिति में वो बन जाता है याद। याद जैसे एक मां अपने बेटे को जब याद करती है तो उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो बस याद करती है और खो जाती है। उसकी अपनी कॉन्शियसनेस उसकी यादों में चली जाती है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं लगती। यदि अभी मुझे ध्यान लगाने में मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियल लेवल पर, उसे कहेंगे योग। इसलिए योग लग भी सकता है और टूट भी सकता है।
लेकिन जब योग आपका याद बन जाता है, रिमेम्बरेंस बन जाता है, तो टूटने की मार्जिन खत्म हो जाती है। उसे ही कहते हैं प्रभु प्यार में समा जाना, समा जाने की अवस्था कहते हैं उसको। उसे ही याद इसलिए योग स्वरूप शब्द नहीं है कहीं भी, याद स्वरूप शब्द है। योग युक्त शब्द होता है, याद स्वरूप शब्द होता है। समझिएगा, मैं थोड़ा सा गहराई में जाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप हर एक बात को डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। मैं समझ आ पा रहा हूं आपको अपनी बात? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, गुड। तो चलते हैं अब आगे की ओर थोड़ा सा। तो इसीलिए अच्छा, चाहे मुझे योग लगाना हो, चाहे मुझे याद बनानी हो, दोनों में ही काम आएगा आपको आपके बुद्धि का बल। अब बुद्धि का बल कैसे काम करता है, मैं हमेशा एग्जांपल देता आया हूं। अच्छा, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस क्लास में सचमुच में नए साथी कितने हैं जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं? वे अपने डिजिटल हाथ उठाएं। डिजिटल हाथ, सबको पता होगा नीचे रिएक्शन लिखा रहता है, उस रिएक्शन पे एक हाथ होता है, उसको रेज कर दें जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं। गुड। और भी कोई है? ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट। तो मेरा आप सारे नए भाई बहनों से निवेदन है, कुछ भी बात आपको समझ ना आए, ऐसे ही अभी लोअर कर लीजिए अपने हैंड्स को, ऐसे ही अपने डिजिटल हैंड्स को आप उठा करके सवाल पूछते रहिएगा। कोई भी सवाल अपने मन में मत रखिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में आता है, किसी को पूछना है अभी? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने जो बात कहने वाला हूं उसको बहुत गहराई से समझना प्यारे भाई बहनों। देखिए, कैसे करके इंटेलेक्ट कैसे काम करती है, एक बात आप एक स्टेटमेंट अपने पास में नोट कर लेना। इंटेलेक्ट को इंक्रीज करने के लिए कोई भी चीज क्यों ना हो, आज आप एक बात लिख लेना मेरी गहराई से, हम सब कुछ भी सीख सकते हैं। और हम सब में परिवर्तन की भी बराबर शक्ति होती है। बराबर शक्ति होती है। शायद आप सब इस बात में, बहुत सारे भाई बहन बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा कह सकते हैं आप, परंतु मैं इसको प्रमाण कर दूंगा आपको। मैं क्योंकि कोई बात बिना प्रूफ के नहीं करता, है ना, और आप इस बात को खुद स्वीकार करेंगे। एक्चुअली शक्ति हम सब में बराबर होती है, लेकिन कौन उस शक्ति का सही यूज करता है और कौन डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट करता है, इस पर निर्भर करती है। मैं हमेशा एग्जाम्पल दिया करता हूं आप सबको कि जब कभी कोई भी परिवर्तन आपकी मजबूरी बन जाए तो आप उसे हर कीमत पर करते हैं। जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना, अभी कोरोना आया तो मास्क लगाना, हाँ या ना? हाँ या ना? किए ना सबने परिवर्तन। अगर आपके पास परिवर्तन के अलावा जब ऑप्शन नहीं बचता है तो सबके सब परिवर्तन कर लेते हैं या नहीं? हाथ उठा के बताइए, हाँ या ना? अगर ऑप्शन ना बचे कोई भी, या तो कोई डर लगा दे पीछे, या तो कोई प्राप्ति लगा दे पीछे। अगर कोई भी इसका डिफरेंस रखते हो ना, तो वो हाथ उठा करके मेरे से बता सकते हैं, अगर इससे किसी की डिफरेंस ओपिनियन हो तो। मैं आपको बताता हूं, आपको जो, अच्छा किसने हाथ उठाया है? सतवीर जी अपना वीडियो खोलिए, आप, अंधेरा हो रहा है आपके वीडियो में, पता है ऐसे कुछ लगे। हाँ जी गीतू बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट करो अपने को।
गीतू, आपका हैंड रेज है ना? हाँ, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? ओम शांति सर। ओम शांति। हाँ जी सर, वो पहली बार आपने पूछा कोर्स कौन कौन किया, उसके लिए अच्छा, हैंड उसका रेज। हैंड रेज है ये। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, इसे लोअर कर दो। चलिए जी, और किसी के मन में कुछ है, कोई बात है? तो परिवर्तन की जो शक्ति है वो सब में बराबर होती है, लेकिन हम उस शक्ति का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम दो चीजें, उसके पीछे के कारण में स्पष्ट नहीं होते। हमारा कारण स्पष्ट नहीं होता है, हमारे कारण में ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन क्या होता है? नहीं कर पाए तो क्या है, चलो ठीक है, काम तो चल रहा है ना। ये जो एक आदत है ना पीछे काम चलने वाली, कि अगर आपने बदलाव नहीं भी किया आपने तो भी काम चल रहा है, इसीलिए बदलाव नहीं आता है। लिख लो आप इस बात को। जिस दिन आपका काम चलना बंद हो जाएगा उस बदलाव के बिना, उस दिन के बाद आप उस आदत को इमीडिएटली बदल लोगे। हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ। बस आपका काम नहीं चलना चाहिए। अगर काम चलता रहा तो आप कभी नहीं बदलोगे। ठीक बात? तो इसीलिए हमें क्या चीज समझनी है? हमें अगर कोई हमारी गंदी आदत हम बदल नहीं पा रहे हैं तो उसके बदलने का कोई ऐसा कारण रखो कि जिसके बिना आपका काम ना चले। तुरंत आपकी बुरी आदत बदलना शुरू हो जाएगी। परंतु ऐसा भी नहीं है कि आपने खाली कारण लिख दिया और आप बदल जाओगे। अब मैं इसको भी स्पष्टता से समझाना चाहूंगा आपको, इसमें बुद्धि कैसे आपका काम करती है। सबसे पहले आप कारण लिखते हो। अब मैं कारण समझाता हूं आपको, बड़े ही लाइट से एग्जांपल समझाऊंगा ताकि सबकी समझ में आए। मैं हमेशा वो एग्जांपल यूज करने की कोशिश करता हूं जो हर जनजीवन के मतलब कनेक्शंस में हो। आप में से किस किस को व्हीकल चलाना आता है? कोई भी व्हीकल चलाना आता है? कार, बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कुछ भी चलाना आता है? चलाना आता है। अच्छा, आप याद करिए जब आपने पहली बार उसे चलाया था, जब आपने पहली बार हाथ पकड़ाई था, सीखने लगे थे, तो आपको डर लग रहा था या नहीं लग रहा था? हाथ लग बताइए, डर लग रहा था या नहीं लग रहा था? डर लग रहा था, सबको लग रहा था। कोई ऐसा था नहीं नहीं बिल्कुल जी मैं तो डर नहीं लगा, मैं तो पहली बार ही बैठा और खट से चला दिया? एक भी नहीं होगा। एक शब्द लिख लो आप, ईच एंड एवरीथिंग मीनिंगफुल डिफिकल्ट टू लर्न बट इजी टू अप्लाई। वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। सीखना उसका मुश्किल होता है, लेकिन एक बार सीख जाओ तो अप्लाई करना बहुत आसान होता है। जब आपने कार सीखी होगी, जब आपने बाइक सीखी होगी, किसी माता बहन ने जब पहली बार खाना बनाना सीखा होगा, दैट वाज डिफिकल्ट। गलतियां हुई होंगी, मुश्किल लगा होगा, लेकिन जैसे ही वो चलाना आ गया उसके बाद वो ऑटो पायलट हो गया। अब उस पर ध्यान 1% भी रहता, काम होता रहता। हाँ या ना? हाँ या ना? जितने काम भी आज आपको आते हैं उनका इनिशियल पॉइंट सोचिए आप सभी के सभी भाई बहन। जब आपने उनको पहली बार करना शुरू किया था तो आपको मुश्किल लग रहा था, हाँ या ना? और खास बात एक थी कि उस समय आपको उस काम में बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ रही थी, और जितनी ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ रही थी, जितना ज्यादा फोकस लगाना पड़ रहा था, उतना ही ज्यादा डर भी लग रहा था, उतना ही ज्यादा वो काम मुश्किल भी लग रहा था। ऐसा ही था या नहीं था? हाँ क्यों पदम सिंह भाई? जब पहली बार जाके बंदूक पकड़ी होगी तो मुश्किल लग रही होगी आर्मी में। निशाना पहली बार तो लगा ही नहीं होगा, कहां कहां मारा होगा, तब जाके मुश्किल से, है ना, बुल्स आईज में जाके लगा होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यानी कोई भी चीज को जब आप सीखना शुरू करते हो, लिख लो, तो उसको कॉन्शियस दिमाग से सीखना पड़ता है, कॉन्शियस दिमाग से। और जब आप उसको सीखते जाते हो कॉन्शियस दिमाग से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर वो आपका नेचुरल हो जाता है। फिर तो आप कहीं भी देखते हो
कुछ भी करते हो, गाड़ी फोन पे बात करते रहते हो, स्टीयरिंग घूमता रहता है, गियर भी डलते रहते हैं, ब्रेक भी लगते रहते हैं, 1% भी ध्यान गाड़ी पर नहीं होता। जहां पहली बार ये सोच रहे थे भाई 5 चीज है, 4 हाथ पैर है, क्या होएगा, है ना। मैं तो पहली बार चला, मैं सोच रहा भाई नीचे 3 है, ऊपर 2 है, किसको मैनेज करूंगा, कोई सा भी छूट गया तो गड़बड़ काम हो जाएगा। लगता ना ऐसा करके, लेकिन वही काम करते गए करते गए। अच्छा एक बात ध्यान देना बाप, जैसे ही आप, और एक बात ध्यान रखना, बिना कॉन्शियस दिमाग के आप इस दुनिया में कुछ भी सीख ही नहीं सीख सकते। नथिंग कैन लर्न विदाउट द कॉन्शियस माइंड, कुछ नहीं सीखा जा सकता। लेकिन हम गलती क्या कर बैठते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सीखने में दर्द क्यों महसूस करना शुरू कर देता है। मैंने इसके ऊपर चिंतन किया, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें कुछ आ जाए तो अब हम कॉन्शियस माइंड से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे आप देखना, जिन लोगों की पढ़ाई पूरी हो जाती है ना, फिर वे पढ़ना ही बंद कर देते हैं। अब बहुत पढ़ लिए जी, अब बस अब तो नौकरी करके आते हैं, आराम से रहते हैं, जंग लगा रहे हैं अपनी बुद्धियों को। और एक तरफ क्या बोलेंगे, सीखना तो जीवन भर की प्रक्रिया है। तो फिर तुमने बंद क्यों कर दी भाई प्रक्रिया, तुम बुढ़े क्यों हो गए? अगर जीवन भर की प्रक्रिया है तो तुम्हें क्या ऊपर वाले का खता आया था कि तुम सीखना बंद कर दो? जिस भी इंसान ने रोज अपने कॉन्शियस माइंड को एक नया टास्क देना बंद कर दिया, उसका कॉन्शियस माइंड वीक पड़ना शुरू कर देगा, और वो जब नई सिचुएशन जिंदगी में आएंगी उनके लिए वो तैयारी करने नहीं देगा आपको, क्योंकि वो थकान महसूस कर चुका है। आपने उसे यूज करना बंद कर दिया, उसकी मसल कमजोर पड़ गई है। जो लोग सीखे हुए से ही काम चलाते रहते हैं, वे ही लोग जिंदगी भर तनाव और चिंताओं में मर जाते हैं। लिख लेना मेरी बात गहराई से। और जो लोग इस बात को सत्यता से पालन करते हैं कि सीखना एक लगातार प्रक्रिया है, वो अपने माइंड को शार्प एंड शार्प एंड शार्प एंड शार्प, वो अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाते रहते हैं। वो अपनी कुल्हाड़ी कभी कमजोर पड़ने नहीं देते हैं। समझ आ रही मेरी बात सबको? हाँ, सबको समझ आ रही है ना अच्छे से? हाँ, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ हमारा, हम अपने इंटेलेक्ट को रोज नए टास्क में, एक काम आ गया दूसरे काम पे लगा दो उसको, दूसरा आ गया तीसरे पे लगा दो, तीसरा आ गया चौथे पे लगा दो। इसे खाली मत बैठने दो। इसीलिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, खाली दिमाग शैतान का घर। देखो मेरे ना फंडे बिल्कुल क्लियर है एकदम, हर बात में इतने सिद्धांत लिख रखे हैं ना मैंने अपने पास में, हर बात का एकदम क्लियर कट है मेरे पास में। मुझे पता है ये काम करा तो ये होएगा उसके पीछे। सो दिमाग को मैं कभी खाली छोड़ता ही नहीं, इसे बिजी करके रखता हूँ कुछ ना कुछ काम में, नई चीज सीखता रहता हूँ, कुछ नया पढ़ता रहे, कुछ नया करता रहे, कुछ नया क्रिएटिव कर, कुछ नया लिख, इसको बिजी रखता हूं ताकि ये तेज और तेज और तेज और तेज होता रहे। लोग क्या करते हैं, अब तो बहुत कर लिया, कुछ तो जो रिटायर होते ना बेचारे, इंतजार कर रिटायर, बुढ़े हो गए, अब तो भी काम पूरा, अब हम आराम करेंगे, बच्चे बाल बच्चे कमाएंगे। अरे उन लोगों को देखो जिन्होंने जिंदगी ही 60 साल में शुरू करी थी। KFC के मालिक की कितने 20 साल तक बेचारा दुनिया भर में दिखाता रहा अपने प्रोजेक्ट को, किसी ने नहीं देखा। 68 साल की उम्र में, 68 साल की उम्र में किसी ने उसका प्रोजेक्ट पहली बार सुना, और 68 साल की उम्र में उस आदमी ने अपनी जिंदगी शुरू करी, और आज उसके 20,000 KFC जो रेस्टोरेंट होते हैं उनका नेटवर्क है, और वो अरबोंपति बना। 68 साल की उम्र तक वो एक गरीब आदमी था, मिलिट्री से रिटायर था, पेंशनर था, लेकिन बाद में फिर वो इतना रिच पर्सन बना कि आज पूरी दुनिया उसके नाम से जानती है। कहने का अर्थ क्या है, ब्रह्मा बाबा की लाइफ पहले भी इंपॉर्टेंट थी, जो इस यज्ञ के संस्थापक थे, जो नए साथी उनके लिए बता रहा हूं, उनकी पहले ही लाइफ इंपॉर्टेंट थी, बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी जिंदगी दुनिया भर में कब जानी गई, 60 साल की उम्र के बाद, जब उन्होंने इन आध्यात्मिक सिद्धांतों पर कार्य करना शुरू किया। तो आप में यहां जितने बूढ़े शरीर वाले लोग बैठे हैं, है ना, जो खुद को बुढ़ा समझते हैं, पहली बात तो ये लिख लें कि ना आप बूढ़े हैं, ना बच्चे हैं, ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं, आप आत्मा हैं।
वो आपका शरीर है जिसे आप बूढ़ा, है ना, मैं बूढ़ा हूं। अरे आत्मा तो अजर है। अजर का मतलब ही होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। अमर का मतलब है जो कभी मरता नहीं है। अविनाशी का मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब तो भैया हम बूढ़े हो गए। मैं हमेशा कहता हूँ, बुढ़िया हमेशा क्या बोलती है, हमारी ना याददाश्त कमजोर है। सबसे बड़ी बहानेबाज होते हैं ऐसे लोग जो बोलते हैं मेरी याददाश्त कमजोर है। इनसे बड़ा बहानेबाज आपको मिलेगा नहीं ढूंढने पे। उन्हीं से पूछ लेना, उन्हें अपने 50 साल पहले हुई शादी की डिटेलिंग पूरी याद होएगी, शब्द बाई शब्द। क्या हुआ था उनकी शादी में, क्या बना था, कौन नाराज हुआ था, कौन सा रिश्तेदार नाराज हुआ था, सब स्टोर है मेमोरी में और डिटेल में सुनाएंगे। किसी से लड़ाई हो गई होगी 1 साल पहले, वो भी उनको डिटेल में याद होगी। लेकिन काम की बात याद रखना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हम ध्यान कहीं और लगाते हैं। नहीं, अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। अजर, जर जर मतलब होता है, जर माने बूढ़ा होता है, जर्जर हो जाना, उसे पुराना हो जाना बेसिकली। तो अजर जो बूढ़ा नहीं होता उसे अजर कहते हैं। वो अजन्मा होता है, जन्म नहीं लेने की स्थिति को अजन्मा कहते हैं। सो अंडरस्टैंड करें बहुत गहराई से जो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो हमें क्या करना है? कॉन्शियस माइंड से सीखना है। अब क्या ऐसे ही अभी आप मेडिटेशन सीख रहे हो, अभी आप आध्यात्मिक सिद्धांत सीख रहे हो, तो आपका इंटेलेक्ट यूज हो रहा है। तो ये मुश्किल लगेगा, हमें तो उतना समझ नहीं आ रहा, हमें तो संस्कार बदल नहीं रहे, ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे आपको। और ये बार बार बोलेगा छोड़ दो। याद रखना, इंटेलेक्ट को जब मेहनत लगती है तो पता है माइंड इससे क्या बोलता है, अरे काहे को इतनी मेहनत कर रहा है, छोड़ दे। क्योंकि माइंड को क्या पसंद है। दिक्कत क्या होती है जब इंटेलेक्ट काम करने लगता है, ध्यान देखना कभी भी आप, जब बुद्धि काम करने लगती है तो मन को भी साथ देना पड़ता है। ध्यान से देखना इस बात को, हाँ या ना? ये बड़ी गहरी साइंस है, इसको समझना सब ध्यान से। जैसे ही आप अपनी बुद्धि लगाते हो कहीं, तो माइंड को वहीं रहना पड़ेगा। अगर माइंड वहां ना रहा, इसीलिए मन के साथ कहते हैं लगन। जिसकी लगन लगी होती है उसी की बुद्धि काम करती है। ये साइंस है इन दोनों की। अच्छा, अब लेकिन मन की एक खास बात क्या होती है, मन को पसंद है आराम। मन को क्या पसंद है? आराम। वो बुद्धि को भी मेहनत उतनी देर करने देगा जितनी देर उसका आराम डिस्टर्ब नहीं होएगा। ये खास बात है उसकी। जैसे बच्चा होता है ना घर में, बच्चा मम्मी को उतनी देर ही काम करने देता है जितनी देर वो खुश रह सकता है बस। अगर मम्मी ज्यादा देर काम में बिजी हो गई और उस पर अटेंशन नहीं गया ना मम्मी का, तो जीना हराम कर देगा फिर वो मम्मी का, कोई काम नहीं करने देगा फिर वो। ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे करते हैं ना ऐसा। मन बिल्कुल वही छोटा वाला बच्चा है, वो देख रहा है मम्मी बिजी हो गई, बुद्धि रूपी मम्मी बिजी हो गई है और मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अब वो टेंशन देना शुरू करेगा, बोलेगा अरे छोड़, वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, 50 काम याद दिलाना शुरू कर देगा आपको और आपको आपके काम से दूर ले जाएगा। अच्छा, अब मम्मी में तो मोह बसा पड़ा है, तो मम्मी काम छोड़ देगी, पहले मेरा लाल, मेरा नीला, मेरा पीला, उस पर चली जाएगी और उस लाल नीले पीले के चक्कर में काम रह जाएगा उधर। और फिर घर में किसी को सास गाली देगी, किसी को कोई गाली देगी, तू इसे नहीं करती, तू उसे नहीं करती, ये सब कहानी शुरू हो जाती है। या काम डिस्टर्ब होने से बाद में खुद को टेंशन हो जाती है, अरे मेरा काम नहीं हुआ करके। ये 50 तरह की चीजें होती हैं। हाँ, किसी ने सवाल पूछा हाउ टू कंट्रोल, ये सब पे आ रहा हूं, चिंता मत करो। अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं इन्हें अपने तक रखते रहो, अपने पास। अभी ना सवालों को अपने पास आप रखते रहो, जब मैं पूछा करूं सवाल तभी बताओ, नहीं तो सारे सवाल आपके सब आंसर हो जाएंगे। चिंता नहीं करो, इतना कुछ डिटेल में जाने वाला हूं ना मैं, इस पूरी आत्मा की खाल खींच लेंगे हम। जितना भी है ना इसमें, जो कुछ भी है सब बाहर निकाल लेंगे, बाल की हर खाल तक इसे क्लियर करना है। आत्मा ही बनना है ना हमें, तो बस एक बार बस आत्मा बन गए ना, फिर सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं सोचना फिर। तो अब समझना इसमें। लेकिन तो यहाँ पे मुझे अपनी इंटेलेक्ट को, अब मेरी इंटेलेक्ट को कंट्रोल में लाने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा? मुझे मन को कंफ्यूज करना सीखना पड़ेगा। बस मुझे उसे पोस्टपोन्ड करना सीखना पड़ेगा, उसे बिजी करना पड़ेगा किसी ऐसी चीज के अंदर, मुझे उसे काउंसिल करना पड़ेगा बार बार। अब मैं सिखाता हूं कि मैं मन को कैसे काउंसिल करता हूं, ताकि मैं इंटेलेक्ट का काम बता सकूं आपको। ये काउंसलिंग आपको बार बार माइंड की करनी पड़ेगी और दिन में कई बार करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, एक बार की काउंसलिंग से माइंड मानता नहीं है।
ये पल पल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ये इतना फ्लैक्चुएट होता है एक्चुअली। अच्छा, इस बेचारे का फ्लैक्चुएट होना बनता भी है। मैं तो इसे बच्चा है ना, मैं इसे क्यों मानता हूं? चिंतन नहीं, ये क्या है? अरे भाई कुछ मत टाइप करो अभी कुछ देर के लिए, उषा बहन अपनी टाइपिंग स्पीड रोको, कुछ मत टाइप करो। ये बार बार मेरे सामने आता है ना, ब्लिंक करता है और डिस्टरबेंस हो रही है, कोई कुछ टाइप मत करो प्लीज, है ना। समझो अभी पहले ध्यान से, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, पहले उसे समझ लो। आप टाइप करने के चक्कर में इसका मतलब आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, जो भी कोई टाइप कर रहे हैं अभी। पहले ध्यान से सिर्फ सुनो, कुछ बताने का प्रयास मत करो। जो बताना चाहते हो अपनी डायरी में लिख लो, बाद में बता देना इकट्ठा करके, वरना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीजें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। तो क्यों? क्योंकि माइंड जो होता है ना, ये क्यों बेचारा बार बार डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट होता है? क्योंकि माइंड में थॉट्स जो होते हैं वो एक आध नहीं आते, 25, 30, 40, 50,000 थॉट आते हैं। मतलब उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है, वो अभी एक थॉट आ रहा है फिर दूसरा आ रहा है, तीसरा, तो जिसमें थॉट ही इतने सारे आ रहे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी से डाइवर्ट हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है वो। अच्छा, बुद्धि क्या काम करती है? बुद्धि कभी भी एक साथ इतने थॉट पे काम नहीं कर सकती। बुद्धि को काम करने के लिए नीड फोकस, नीड डिटर्मिनेशन। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? क्योंकि बुद्धि को लर्न करना है, और लर्न कैसे किया जाता है? कोई भी चीज लर्न की जाती है, ये सिद्धांत है, लर्न 1 by 1। सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो एक एक करके पूरी होती है, हाँ या ना? कभी कोई ऐसा करता है नहीं 4 काम में एक साथ सीख रहा हूं जी करके। अगर 4 काम आप एक साथ सीख रहे हो, किसी में भी एक अच्छे नहीं बनोगे। इसलिए आप देखो, लेक्चररशिप भी जो कॉलेजेस में होती है वो एक सब्जेक्ट की होती है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी 4 सब्जेक्ट का लेक्चरर बन के बैठा हुआ है। अगर कोई ऐसा होता है तो वो कोई कामयाब व्यक्ति नहीं होता है ना? एक बड़ी क्लास है, छोटी क्लास में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, लेकिन एक क्लास के बाद में जाने के बाद जब आपको एक्सपर्टीज देनी होती है, तो आपको किसी एक टॉपिक का एक्सपर्ट बनना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग भी होती है, जैसे मेडिकल भी होता है ना, या जैसे लॉयरशिप भी होती है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको करनी पड़ती है। उस चीज को एक एक करके किया जाता है। हो सकता है कि आप 4 डिग्री ले लो, लेकिन एक एक करके लोगे आप उन चीजों को, ये समझना है। तो बुद्धि को एक वो चीज चाहिए, तो डाइवर्ट। अच्छा, लेकिन बुद्धि की एक खास बात क्या होती है? ये मन के साथ साथ चलती है। तभी आप देखो, मन को कोई काम अच्छा लग जाए बस, अब बेचारी बुद्धि कितना ही समझा ले उसको, लेकिन मन बुद्धि को भटका के ले ही जाता है, हाँ या ना? जो है बच्चे होंगे पढ़ने वाले, वो मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे। जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें तो मेरी बात बहुत ढंग समझ में आ रही होगी। ऐसे ही होता है ना, पढ़ने बैठेंगे और पढ़ते मन गया, यार चल छोड़, कितनी देर पढ़ेगा, बहुत देर हो गया, थोड़ी देर कुछ और भी कर लेते, बस काम हो गया फिर। हाँ, फिर बोल, अच्छा मन ना इतने अच्छे आइडिया देता है, पता है? एक खास बात और है मन की, मन ना आपको आइडिया भी बड़े, मैं पता मनु क्या बोलता हूँ, द बिगेस्ट पॉलिटिशियन ऑन दिस प्लेनेट। मन जो है ना, वो सबसे बड़ा राजनीतिक नेता है, जो वायदे बड़े अच्छे करता है, लुभावने वायदे। देखो तुम ऐसा करोगे तो देखो ये हो जाएगा, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको इन्फ्लुएंस करने का कोई मौका नहीं चूकता है मन, करता है ना ऐसे ही, हाँ या ना? और फिर आप वो कर लेते हो, फिर भी आपको मिलता नहीं है, फिर आप रोते हो, अरे तूने मेरे को पागल बना दिया। तो उनका तो काम ही है ना, नेताओं का काम क्या होता है ना? पॉलिटिशियंस क्या करते हैं? वायदे बड़े बड़े करो और काम थोड़े थोड़े करो। सो याद रखना हमेशा, योर माइंड एंड माया आर द बिगेस्ट पॉलिटिशियंस। जो आपको वायदे करेगी बट पूरे करेगी नहीं करेगी नहीं पता, लेकिन माइंड सबसे समझदार चीज भी है, भगवान की तरफ से आपको मिली हुई चीज। अगर माइंड सबसे पॉजिटिव चीज ना होती, ध्यान से सुनना मेरी बात को, माइंड पॉजिटिव चीज ना होती तो गीता में कभी भी मंत्र में मन मनाभव ना आता। मन को मेरे में लगा, वहां ये नहीं कहा बुद्धि को मेरे में लगा, क्या आया? मन को मेरे में लगा। क्योंकि मन में विचार और भावनाएं हैं, और हम क्या कहते हैं, भगवान किसका भूखा होता है? भावनाओं का। और बुद्धि में भावनाएं नहीं होती हैं, बुद्धि में ज्ञान और समझ होती है, मन में विचार और भावनाएं होते हैं। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके पास। ये भगवान का सबसे सुंदर गिफ्ट है आपके पास। आपका मन वरदान है आपके पास, जिसे कि आप गलत नामों से संबोधित करते रहते हैं कि मन चंचल है, मन घोड़ा है, मन ऐसा है, मन वैसा है। नहीं, मैं आज फिर से उसी चीज पे लेकर के आ रहा हूं। तो क्या करना है? अब बुद्धि की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि के एप्लीकेशन से मन को शांत करना सीखो आप। आज मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको।
बुद्धि से, मन से सवाल पूछना सिखाओ बुद्धि को कॉन्शियसली। इससे आपका कॉन्शियस माइंड सदा एक्टिव रहेगा जब वो मन से सवाल पूछेगा, क्योंकि मन से सवाल पूछने के लिए पहले बुद्धि को सही सवाल सोचने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल ऑटो पायलट मोड में नहीं आएंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे बात। सब कॉन्शियस माइंड सवाल क्रिएट नहीं करेगा, कॉन्शियस माइंड, क्रिएटिव माइंड सवाल क्रिएट करेगा, जिससे वो माइंड की काउंसलिंग करेगा। अब मैं कैसे सवाल पूछता हूं, मैं जैसे अभी आपसे पूछूं, यहां पे आप सब ना, मैं ऐसा करता हूं एक बार के लिए, मैं जिससे जब आप ना सिंपल हाथ, जो लोग फास्ट तरीके से डिजिटल पे अपने हाथ उठा सकते हैं, बस वो हाथ उठाते जाना है ना, जिस चीज के लिए। या ऐसा करते हैं हम, चलो किन्हीं कोई एक जने को ना हम वो करते हैं, एक यंग जन को बोलते हैं, दिव्यांशी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, दिव्यांशी को बोलते हैं। दिव्यांशी आप अनम्यूट करो, है ना। और एक मैं मिडिल एज का कोई लेना चाहूंगा, मिडिल एज जो 40s के अंदर हो। 40s एज के अंदर कौन कौन है यहाँ पे 40s में? 30 to 40 के बीच जिनका बॉडी एज हो, 30 to 40 के बीच। हाँ, अभिषेक हाथ उठा रहे हैं। यस अभिषेक, अभिषेक वीडियो खोलिए आप अपना, आपने हैंड नीचे कर लिया। चलिए ममता कर लेते हैं। ममता अपने को आप अनम्यूट कर लीजिए। और मैं एक तीसरा कोई भी बुजुर्ग कैटेगरी से लेना चाहूंगा, मैं बुजुर्ग कैटेगरी में कोई भी एक जन 60 साल की एज में, 60s में जो हो। चलिए संतोष बहन को ले लेते हैं। या संतोष बहन अनम्यूट करो अपने को। अब आप तीनों लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, तीनों को एक साथ बोलना है। ठीक है, तीनों एक साथ बोलना है। आपको सुख चाहिए या दुख? सुख चाहिए। सुख चाहिए। अच्छा, इज्जत चाहिए या बेइज्जती? इज्जत। इज्जत। सबके सब एक साथ बोलो। नहीं, कभी कभी आपने कर लिया अपने को, अनम्यूट करो। हाँ, इज्जत चाहिए बेइज्जती? इज्जत। पर बेइज्जती के साथ भी हम कुछ सीखते हैं। नहीं देखिए, ये मत बोलिए, अभी जो पूछ रहा हूँ अच्छा। उतने का जवाब दीजिए। इज्जत चाहिए। हाँ, इज्जत चाहिए। चाहिए क्या, वो सवाल चल रहा है बात। इज्जत चाहिए या बेइज्जती? इज्जत। लाभ चाहिए या हानि? लाभ। प्यार चाहिए या नफरत? प्यार। अच्छाई चाहिए या बुराई? अच्छाई। सफलता चाहिए या असफलता? सफलता। अमीरी चाहिए या गरीबी? अमीरी। अच्छे संबंध चाहिए या बुरे संबंध? अच्छे संबंध। खुशी चाहिए या गम? खुशी। जीवन चाहिए या मृत्यु? जीवन। बीमारी चाहिए या स्वास्थ्य? स्वास्थ्य। अच्छा बताओ, ये सब चीज चुना किसने आपके? मन ने या बुद्धि ने? बुद्धि ने। मन ने। ये सब किसको अच्छा लगता है? मन को। मन को। चुनाव में बुद्धि सपोर्टिव है, क्योंकि दोनों ही अलोंग विद काम कर रहे होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना तो ज्यादा देना। लेकिन मन को पसंद क्या है? अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। इसका मतलब मन कितना इंटेलिजेंट है, उसे सब कुछ क्या चाहिए? अच्छा। मन से आपने पूछो। अब मैं फिर तुरंत उससे पूछता हूँ, अच्छा मन तेरे को सारी चीज चाहिए? तो फिर मैं मन से पूछता हूँ, अच्छा मन एक बात बता, ये सारी चीजें साधारण कामों से क्रिएट होंगी या अच्छे मेहनत के कामों से क्रिएट होंगी? क्या कहेगा, क्या बोलेगा? मेहनत के कामों। मेहनत के कामों से। तू मेरे को साधारण काम करने की क्यों कह रहा है? और फिर मैं मन से पूछता हूँ, अच्छा अगर तू मुझसे ये साधारण काम करवाएगा तो इसमें टाइम वेस्ट होएगा या टाइम सफल होगा? तो मन क्या बोलता है अपने आप ही? वेस्ट होगा। वेस्ट होगा। तो बता, टाइम वेस्ट करा के अगर तू असफल हो जाएगा, तू गरीब रह जाएगा या तू फेल हो जाएगा, तो तू जिंदगी भर दुखी रहना चाहेगा क्या इस पल की खुशी के लिए, या जिंदगी भर की खुशी लेना चाहेगा इस पल की मेहनत से? क्या जवाब देगा? जिंदगी भर की खुशी चाहेगा इस पल की मेहनत से। मन कन्विंस हो जाता है, कहता चल ठीक है, तो मैं भी साथ में हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी की खुशी। तो मैं हमेशा उसे कुछ गाजर लटका के रखता हूँ उसके सामने,
मैं हमेशा कुछ पैसे का लालच, लॉलीपॉप दे के रखता हूं मैं मन को। आई नो कि मुझे मेरे मन को कौन सा लॉलीपॉप देना है, ताकि वो बस मेरे साथ साथ मेरी बुद्धि का साथ देता रहे। और मैं उसको ये सिखाता हूँ, मैं झूठा लॉलीपॉप तो देता नहीं उसको समझ में आ जाती है कि हाँ भाई मेरी फायदे की बात हो रही है। मैं उसको पूछता हूँ, अच्छा तू अमीर आदमी का मन बनना चाहे गरीब आदमी का? बोलता है अमीर आदमी का। तो एक बात बता, तू ऐसी बेवकूफियां करता रहेगा तो अमीर आदमी का मन कैसे बनेगा भाई? अगर तू मुझे पिक्चर देखने के लिए बोलेगा, तू मेरे को इंटरनेट के लिए बोलेगा, अगर तू मेरे को ये सब काम करने के लिए बोलेगा, मैं कर तो लूंगा तेरे मन तुझे अभी खुशी देने के लिए। लेकिन तू बता, जिंदगी में फिर तेरे पास इंटरनेट के पैसे देने के लिए पैसे बचेंगे? अगर आज तूने वो चीज नहीं की तो आज तुझे एसी में बड़ा मजा आ रहा है, तू सोना चाहता है, एसी चला रहा है, तू सो गया मम्मी पापा के पैसे के एसी से, लेकिन कल के दिन क्या तू एसी का बिल भरने के लायक कमा भी पाएगा? तो मन समझता है, लेकिन मन बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे की तरह है। बस जिसने ये लर्न कर लिया, मेरा मन मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, सबसे सुंदर बच्चा है, सबसे चरित्रवान बच्चा है, क्योंकि वो सब अच्छी चीजें देना चाहूंगी। मेरी बेटी है और आज सुबह वो फ्रेंच फ्राइज खाना चाह रही थी, तो मैंने उसे कहा फ्रेंच फ्राइज नहीं तभी मिलेंगे जब आप जूस पियोगे, हेल्दी जूस पियोगे, उसके बाद यू अर्न। तो उसने पिया और फिर उसको मिला। कुछ भी चीज है, देखिए हर एक चीज यही है। इससे क्या दो फायदे होंगे आपको? जब आप पल पल अपने मन की काउंसलिंग करेंगे तो एक तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी कि आपको अपनी बुद्धि से अपने मन की काउंसलिंग करनी आ जाएगी, और जब मन की काउंसलिंग करनी से आ जाएगी और मन मेरा दोस्त बन जाएगा मेरी बुद्धि का, फिर मेरे लिए इस धरती का कोई भी लक्ष्य, चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल, चाहे सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, अछूता नहीं रह सकता। हाँ या ना? यस। ठीक है। ये मेरे को आपको क्लियर करना था आज। कल मैं क्लियर करूंगा इन दोनों की लिंकिंग को संस्कार के साथ, कैसे गलत संस्कार जागृत होते हैं, क्यों जागृत होते हैं, कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। हालांकि आज बहुत कुछ और भी चीजें थी जो मैंने लिखी हैं, काफी सारी चीजें हैं, मतलब इतना कुछ निकल करके आ रहा है, था तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ निकल करके आएगा। अभी आजकल इतना ज्यादा निकल करके आ रहा है अंदर से, है ना? क्या क्या निकल के आ रहा है मैं क्या बताऊं बस आप। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू, इट वाज अ वेरी नाइस एंड क्लियर, बहुत ही वंडरफुल, रियली जो समझ नहीं सकते वो इतना सिंपल आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा है, सबको आनंद आ रहा है? हाँ, कोर्स सही दिशा में जा रहा है? ऐसा राज जो कोर्स सोचा था कभी किसी ने? हेलो बहन, कुछ कह रहे हैं क्या? जी बताइए। जी, बुद्धि को पूरा मन को बिजी रखने के लिए, जैसे आप बोले ना, बुद्धि को भी जो एक एक मिनट का काम दो, बिजी रखो, इसका एक प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा हमें। बैठ के वो तो आप अपने हिसाब से करेंगे ना, उसकी प्लानिंग कोई और नहीं कर सकता। बिकॉज क्यों नहीं कर सकता? हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पसंद नापसंद अलग अलग होती है, क्योंकि उनके रोल अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात, उनके गोल्स अलग अलग होते हैं, उनके एम्स अलग अलग होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने एम्स को, अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जो आपके एम्स और ड्रीम्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली फिर आप मन और बुद्धि की प्लानिंग शुरू करेंगे। पहले कारण होना चाहिए, कारण के लिए फिर निवारण ढूंढेंगे आप। अगर आपके पास कोई कारण ही नहीं है कुछ करने का, आपको कोई घर से सुबह उठ के आके बोले कि हम वहां चले जाओ, आप क्या पूछोगे? क्यों चली जाओ? अगर कारण क्लियर होगा देन यू विल मूव, फिर आप अपने मन को डायरेक्शन दोगी, बुद्धि को डायरेक्शन दोगी, तब दोनों अलोंग विद जाएंगे, अगर वो वैलिड कारण लगेगा आपको। तो सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव याद रखना, लक्ष्य विहीन जीवन ही पशु तुल्य है। एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति के ही मन बुद्धि सही दिशा में कार्य नहीं करते। कुछ लोग, अच्छा मैंने कल भी बताई थी इस बात को, लक्ष्य कभी भी इन्फ्लुएंशियल नहीं होने चाहिए, मतलब किसी से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर नहीं बनाने चाहिए लक्ष्य। लक्ष्य हमेशा अपनी क्षमताओं का सही आकलन करके तब बनाने चाहिए, और अपने बनाने चाहिए, इंस्पिरेशन बेस बनाने चाहिए, अंतःकरण की प्रेरणा से बनाने चाहिए, अपनी क्षमताओं का आकलन करके। हाँ, क्षमताएं बढ़ानी है,
पर ये नहीं है आज मुझ पर 10,000 रुपए हैं और मैं 50,000 की चीज खरीदने का लक्ष्य बना लूं, तो फिर मैं बीमार पड़ूंगा ही पड़ूंगा, फिर मैं टेंशन में जिंदगी बिताऊंगा ही बिताऊंगा। सो मैं आपको प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी सिखाना चाहता हूं। मैं केवल आपको केवल स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम सब साइलेंस में बैठेंगे, अपने आप को हम संकल्प दें, ऐसा महसूस करें जैसे वो परमात्मा पिता हम सबके सर पे छत्र बनकर आया है, वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिससे हमारा मन भी, हमारी बुद्धि भी और हमारे संस्कार भी डिवाइन बन गए हैं। पूरी तरह सुख की अनुभूति करें। मेरा मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है, वो सदा मेरी मदद करता है, मेरी बात सुनता है। मेरी बुद्धि को भगवान ने छू लिया है, अब ये दिव्य बन गई है, सुंदर बन गई है, शक्तिशाली बन गई है। शुक्रिया प्यारे पिता, आपने मेरे जीवन को सुंदर संस्कारों से सजा दिया है। आपकी वरदानी छत्र छाया में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे सभी कर्म सुखदायी हो गए हैं। सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ। सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। शुक्रिया प्यारे पिता, शुक्रिया। ओम शांति।